हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में जेम एरोमेटिक्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है इस आईपीओ की, इसके बारे में हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। सो फ्रेंड्स, जेम एरोमेटिक्स कल के दिन लिस्ट होने वाला है। ₹2 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। अगर आपको ये आईपीओ मिला तो ये बात ध्यान रखिएगा, ₹325 का आपको एक शेयर मिला है। टोटल 46 शेयर आपको मिलते हुए नजर आए हैं एक लॉट के अंदर। अब देखिए, जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आईपीओ किस प्रकार का था। तो ये आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये बात ध्यान रखिएगा, 451 करोड़ का ये कुल मिलाकर आईपीओ था, जिसमें से 175 करोड़ का था फ्रेश इशू, तो 276 करोड़ का था ऑफर फॉर सेल। यानी जो बिग पोर्शन है वो दोस्तों वो ओएफएस का है, ना कि फ्रेश इशू का। 275 करोड़ इज फॉर ओएफएस, तो 175 करोड़ इज फॉर फ्रेश इशू। मतलब बड़ा पोर्शन आपको किसका देखने को मिल रहा है? ओएफएस का देखने को मिल रहा है। अब ओएफएस जब दोस्तों बड़ा होता है तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। क्यों ऐसा? बिकॉज कंपनी हो सकता है कि देखिए वैल्यूएशन ओएफएस के कारण थोड़ी सी ज़्यादा रखी। अब देखिए, कोई भी ये बात ध्यान रखिए, अगर ओएफएस लेकर आ रहा है तो क्या सोच के लेके आएगा? ये सोच के लेके आएगा कि अगर मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूँ तो अच्छे दाम पर बेचूँ, अगर मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूँ तो उसको हाई पे बेचूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं वैल्यूएशन लो चाहूँगा या फिर ऐसा चाहूँगा कि मुझे लग रहा हो कि नहीं कम है, मैं चाहूँगा कि मुझे अच्छी वैल्यू मिले। लेकिन कह सकते हैं कि चलिए एक फ्रेश इशू भी आया है तो उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, बट स्टिल एक बड़ा ओएफएस है वो तो थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है। दूसरी चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं दोस्तों, वो क्या होता है? वो होता है कि किस प्रकार का आईपीओ को रिस्पॉन्स मिला। अब जो रिस्पॉन्स मिला इस कंपनी को, 53 टाइम्स देखिए क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, विच इज़ ऑलमोस्ट 4851 करोड़। एचएनआई पोर्शन 46 टाइम्स के आसपास, रिटेल मोर देन 10 टाइम्स, तो टोटल 30 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 9600 करोड़ के आसपास मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल जो रिस्पांस था, आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनी को ठीक ठाक रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला। 50 गुना अपने आप में अगर आप देखेंगे क्यूआईबी का कम नहीं होता है, बट और भी ज़्यादा आ सकता था। बट आई थिंक इतने सारे आईपीओ जब एक साथ हमको आते हुए दिखते हैं तो अगर इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आ भी रहा है तो उसको बुरा नहीं कह सकते। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो था वो डेफिनेटली इसका आप ओके ओके कह सकते हैं कि ओकेश था, जिस तरीके का आता हुआ दिखा है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो है कंपनी की, एक बार हम फाइनेंशियल देखते हैं। अब अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो देखिए 2023 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 425 करोड़, फिर उसके अगले साल 454 करोड़, फिर उसके अगले साल 500 करोड़। यानी कंपनी का रेवेन्यू तो आप कह सकते हैं बड़ा है। मुनाफे की बात करते हैं, मुनाफा कंपनी का अगर आप देखते हैं तो 44 करोड़, देन 50 करोड़, देन 53 करोड़। अब ये कह सकते हैं कि देखिए जो ग्रोथ है वो अपने आप में काफ़ी कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है ओनली 7%, रेवेन्यू 11% बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कह सकते हैं थोड़ी सी कमी तो है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। कंपनी के ऊपर अगर बोरिंग की बात करता हूँ तो 222 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर आपको बोरिंग देखने को मिलेगी, जो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसीलिए जो कंपनी का डेट टू इक्विटी है स्टिल 0.78 का है, तो ये नहीं कह सकते कि देखिए डेट टू इक्विटी ज़्यादा है। हमेशा का ध्यान रखिए, डेट टू इक्विटी 1 के नीचे रहना चाहिए। अगर 1 से नीचे रह रहा है तो इट्स गुड, राइट। अगर 1 से ऊपर चल जाता है तो वो डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक बात है। अब कुछ और बातें आपको कंपनी के ऊपर बताता हूँ, देन हम बात करेंगे लिस्टिंग पे। अब ये क्यों बताता हूँ? ताकि अगर आपको क्या व्यू बनाना है लॉन्ग टर्म को लेकर, वो भी आप थोड़ा सोच सकते हैं। देखिए, जेम एरोमेटिक्स है क्या? ये कंपनी जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स, जिसमें असेंशियल ऑयल्स, अरोमा केमिकल्स और वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ काम आती है? ये काम आती है देखिए फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर, वेलनेस के अंदर, पेन मैनेजमेंट के अंदर, पर्सनल केयर सेगमेंट्स जो मेजरली होते हैं उनके अंदर। तो ये सब जगह जो है दोस्तों, याद रखिए कंपनी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ आते हुए देखने को मिलते हैं। इनके पास करेंटली 70 प्रोडक्ट्स अक्रॉस 4 कैटेगरीज हैं। अब इस कैटेगरीज में देखिए क्या क्या है। एक है मिंट एंड मिंट डेरिवेटिव्स, दूसरा है क्लोव एंड क्लोव डेरिवेटिव्स, तीसरा है फेनल और चौथा है अदर सिंथेटिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये सारी चीज़ें जो है, ये बात ध्यान रखिए कंपनी की काम आती है। जो कंपनी है, अगर मैं बात करता हूँ इनके क्लाइंट लिस्ट की, तो क्लाइंट लिस्ट आपको शानदार देखने को मिल जाती है। कोलगेट, पाल्मोलाइव, डाबर, पतंजलि, एसएच केलकर। इसके अलावा भी देखिए काफ़ी सारी कंपनीज है, लाइक एक कंपनी है वेंटोसो ब्राज़ील रेली, एक ये एनुई हुईतन स्पाइसेस, एक आपने सुना होगा नाम रोजारी बायोटेक। तो अपने आप में इनका क्लाइंट लिस्ट जो है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। कंपनी याद रखिएगा अभी जो अपने प्रोडक्ट्स है वो 225 डोमेस्टिक
और 44 इंटरनेशनल क्लाइंट्स को याद रखिएगा सप्लाई करती है अक्रॉस 18 कंट्रीज़। तो आप समझिए कि कितने ज़्यादा जगह पे कंपनी फैली हुई है, राइट। इसके अलावा कंपनी ने ये बताया कि कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन को लेकर भी सोच रही है, जिसमें जो प्रोडक्ट्स है जैसे सफ्रनाल और डेमेसिन, ये जो प्रोडक्ट्स है ये इनके नई प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसको कंपनी जो सिट्रल है, याद रखिएगा कंपनी का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटीज़ है 500 मीट्रिक टन का फॉर कूलिंग एजेंट्स, तो इसको भी कंपनी जो है वो एक्सपांड करने वाली है। तो ये अपने आप में बढ़िया बात है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो आईपीओ से पैसा आता हुआ दिखेगा उससे कंपनी अपने डेट रीपेमेंट करेगी, तो उससे आपको आगे आने वाले समय में जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें बचत देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप कह सकते हैं लाइक कंपनी का जो मेजर प्रॉब्लम है वो अभी करेंटली यूएस टैरिफ चल रहा है, राइट। अगर दोस्तों यूएस टैरिफ बढ़ता हुआ दिखता है भारत के ऊपर या फिर वो उतना ही रहता है 50%, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखेगी। क्यों? बिकॉज कंपनी के लिए याद रखिए टैरिफ का हटना एक मेजर पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर नहीं हटेगा तो फिर नेगेटिव क्यों रहेगा? बिकॉज फिर जो कंपनी के प्रोडक्ट्स अभी खरीद रहा है, राइट, वो हो सकता है कि आगे चल के ना खरीदे, हो सकता है कि चेंज कर ले। क्या चेंज कर ले? अपने सप्लायर्स को चेंज कर ले। जेम हो सकता है कि फिर उनको अपने प्रोडक्ट्स ना दे पाए। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए थोड़ी सी अभी कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक चल रही है। अगर कंपनी इसको सॉर्ट आउट कर लेगी या फिर सॉर्ट आउट हो जाएगी, अब इसमें तो कह सकते हैं कंपनी टैरिफ कैसे हटवा सकती है, वो तो कंपनी के ऊपर नहीं है, वो तो अमेरिका के ऊपर है। तो डेफिनेटली ये एक एडेड प्रॉब्लम हो चुकी है जिसमें कंपनी का कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर थोड़े बहुत लिटिगेशन स्पेंडिंग है, वो अपने आप में ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी सारी चीज़ अगर आप देखेंगे तो एज सच ठीक है। सो अब आते हैं दोस्तों कहाँ पे लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है। तो देखिए 325 रुपये का याद रखिएगा इस आईपीओ का प्राइस बैंड है। 46 शेयर आपको मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। 505 करोड़ का रेवेन्यू है विद 53 करोड़ प्रॉफिट। 31 की पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का है, 19% का लगभग। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16% का है, तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। देखिए कंपनी जो है वो लिस्ट होनी चाहिए एट 350 टू 365। रीज़न क्या है? देखिए कंपनी को रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिला था, कंपनी अच्छी है, मुझे कंपनी में कोई इतनी खास नेगेटिविटी नहीं दिखी। वैल्यूएशंस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो थोड़ा बहुत नीचे रख सकते थे, ठीक है। आने वाले समय में जो कैपेसिटी एक्सपांशन होता हुआ देखने को मिलेगा, इसका डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स पे आपको एक अच्छा असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और आई थिंक ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें बढ़िया है। बस आई थिंक वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देखिए यूएस टैरिफ जब तक कंपनी के ऊपर रहेगा, बिकॉज कंपनी याद रखिएगा काफ़ी चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है, राइट। कंपनी के काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स है इंटरनेशनली, तो उनको जब एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी चीज़ें तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। किसके लिए? कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों सीधा सीधा जाता हुआ दिखेगा। तो अगर वो चीज़ें रहेगी तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। बाकी आई डोंट थिंक कि देखिए कंपनी के अंदर कोई खास दिक्कत है। लिस्टिंग सरप्राइज कर सकती है क्या? कर भी सकती है। आई थिंक रीज़न क्या है कि कंपनी बढ़िया है, बट आई थिंक और बाज़ार के ऊपर भी हमको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कि बाज़ार क्या सोच रहा है, बाज़ार क्या कर रहा है। अगर देखिए कल मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिल जाती है तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव एडवांटेज रह सकता है। तो आई थिंक डिपेंड करेगा कल बाज़ार पे, बाज़ार किस तरीके का रहता है, बट आई थिंक लिस्टिंग इसी के बीच में होनी चाहिए। बाकी याद रखिएगा ये सिर्फ एक मेरा व्यू है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करें सेल करें। आपको जो भी करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।